मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के विभिन्न अध्यायों का हमने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया, लेकिन एक विशेष अध्याय पर चर्चा बाकी रह गई थी और वह है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। पूरे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक, अनुसूचियों में पहली से लेकर के 12वीं तक जितने भी प्रावधान हैं, यदि इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यदि कोई हो सकता है, समझने का कोई विषय यदि हो सकता है, तो वह है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जब तक कोई व्यक्ति आपको न समझाए, प्रायः लोग समझ नहीं पाते। आप YouTube में 50 वीडियो देख लीजिए, लेकिन कहीं पर भी आपको स्पष्ट रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत होने वाले राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का विस्तार से विवेचन नहीं मिलता। मेरे लिए भी यह एक जिज्ञासा का विषय था कि शुरू से ही मेरी कोशिश रही कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन को मैं पहले समझूं, उसके बाद इसका वीडियो बनाऊं। आखिरकार अनेक असफलताओं के बाद मुझे निर्वाचन आयोग से जानकारी मिली और उसके आधार पर मैं यह आज का वीडियो, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का वीडियो आज बना रहा हूं। लेकिन इसके पहले कि आप राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति को समझें, आप यदि वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को समझिए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, ये चारों पदाधिकारियों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ही होता है, एक ही पद्धति से होता है। तो इसका प्रारंभिक दिग्दर्शन हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलता है, लेकिन विस्तार से वस्तुतः एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में किया जाता है। जहां पर एक व्यक्ति का निर्वाचन हो, वहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति ज्यादा काम की नहीं है। लेकिन जहां पर एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, निर्वाचन क्षेत्र एक हो, तो वहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति बहुत काम की आती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति को पूरे देश में बहुत कम लोग समझ सके हैं। क्या होता है, इस थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में, संसद के बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा करें, उसके बाद फिर इस विषय पर आएंगे। भारत में संसद है, प्रजातंत्र की जान है, इसके 2 सदन हैं और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति यद्यपि संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह संसद का एक अंग है। राष्ट्रपति न तो संसद की बैठकों में उपस्थित होता है, न ही उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन वह संसद का प्रमुख अंग है। एक लोकसभा है जो जनप्रतिनिधि सभा कहलाती है। उसके सदस्य निर्वाचन के आधार पर, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा को पूरी तरह से विघटित करके नए चुनाव की घोषणा की जाती है, नया चुनाव होता है। तो 5 साल में पूरा सदन भंग हो जाता है, या 5 साल के पहले भी सदन को विघटित किया जा सकता है और पूरे 545 सदस्यों का निर्वाचन, 543 सदस्यों का निर्वाचन नए सिरे से होता है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं
और 1/3 सदस्यों का नया निर्वाचन होता है। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि एक सदन को अस्थायी बनाया गया तो दूसरे सदन को स्थायी क्यों बनाया गया? इसके पीछे तर्क यह है कि कोई भी एक प्रतिनिधि सभा कम से कम एक्शन में रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, कार्यरत रहना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कभी लोकसभा विघटित अवस्था में है या लोकसभा का विघटन कर दिया गया, तो संसद का काम फिलहाल राज्यसभा के द्वारा संपादित किया जाता है। और जैसे नई लोकसभा का गठन हो जाता है, उस नई लोकसभा से भी उसकी स्वीकृति ले ली जाती है, या नई लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस प्रस्ताव को, उस कार्य को अपनी स्वीकृति देती है या नहीं देती है। लेकिन संसद का कोई न कोई एक सदन हमेशा एक्शन में रहना चाहिए, कार्यरत रहना चाहिए। इस उद्देश्य से एक सदन को स्थायी बनाया जाता है। यही इसके पीछे की मूल अवधारणा है। अब सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है। देखिए, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है। राज्यसभा की अवधि नहीं होती, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि होती है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में हमेशा 2/3 सदस्य पुराने बने रहते हैं और 1/3 सदस्य चुन करके पहली बार आते हैं या पुनर्निर्वाचित होकर के फिर से आते हैं। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद प्रतिनिधित्व, लोकसभा और राज्यसभा, भारत में दोनों ही सदनों के प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी, वह जनसंख्या के अनुपात में उतने अधिक सदस्य निर्वाचित करके लोकसभा और राज्यसभा में भेजेगा। अमेरिका की पद्धति दूसरी है। अमेरिका में भी 2 सदन है कांग्रेस के। कांग्रेस मतलब अमेरिकन संसद को कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर होता है, जबकि सीनेट का निर्वाचन समानता के आधार पर होता है। लेकिन भारत में इकाइयों को लोकसभा की भांति राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। बड़े राज्यों के मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों के प्रतिनिधि अधिक होते हैं और छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम होती है। इसके बाद अब मान लीजिएगा, जैसे ये 6 वर्ष का जो कैलकुलेशन है, ये कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक नया राज्य भारतीय संघ में शामिल हुआ, तो संसद उस राज्य के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए सीटों का निर्धारण करेगी। लोकसभा के लिए सीटों का निर्धारण हो गया, मतलब कि पूरे राज्य को उतने भागों में, उतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के लोकसभा का सदस्य बनेगा। ठीक। राज्यसभा का जहां तक प्रश्न है, उसमें क्या गणित होता है उसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए एक नया राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, उसको राज्यसभा में 19 सीटें निर्धारित की गई कि उस राज्य से 19 सदस्य निर्वाचित होकर के राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो जब प्रारंभिक स्थिति में इस 19 सदस्यों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा, 3 समूहों में बांटा जाएगा, ए, बी, सी। ए वर्ग में रखेंगे 6 को, बी में रखेंगे, बी समूह में 6 सदस्यों को, और सी में रखेंगे 7 को। 6, 6, 12, 7, 19 सदस्य हो जाएंगे। जब पहली बार चुनाव होगा उस राज्य के लिए, राज्यसभा उस राज्य से राज्यसभा के लिए जब पहली बार चुनाव होगा, तो मान लीजिए जैसे 2023 में उस राज्य ने भारतीय संघ में प्रवेश लिया, तो 3 भाग में बांटा, ए, बी, सी। तो पहली बार जब चुनाव होंगे तो 6 सदस्यों मतलब पहले ए ग्रुप के सदस्यों को 2 साल के लिए निर्वाचित किया जाएगा, दूसरे ग्रुप के सदस्यों को 4 साल के लिए निर्वाचित किया जाएगा, तीसरे ग्रुप के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाएगा। तो ए ग्रुप के
6 सदस्यों का 2 साल का निर्वाचन, बी के 6 सदस्यों का 4 साल का निर्वाचन और सी के 7 सदस्यों का निर्वाचन 6 साल के लिए। इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे 2023 में निर्वाचन हुआ एक साथ 19 सदस्यों का, तो पहले ग्रुप के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होगा, 2023 2024 2 साल। दूसरे ग्रुप का कार्यकाल होगा 2023 से 26, 23 24 25 26 4 साल हो गया। तीसरे ग्रुप के सदस्यों का निर्वाचन 6 साल के लिए होगा, 2023 24 25 26 27 28 2 4 6 ये 3 ग्रुप में बांट दिया। 2 साल 4 साल 6 साल के लिए इनका निर्वाचन होगा। फिर अगला चुनाव आप जानते होंगे कि राज्यसभा के चुनाव द्विवार्षिक होते हैं, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 2 साल में एक बार होता है। हर 2-2 साल में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इसको द्विवार्षिक चुनाव कहते हैं। जबकि लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है पूरे सभी सदस्यों का, और इसीलिए चूंकि पूरे देश भर में इसका चुनाव होता है, इसलिए लोकसभा के निर्वाचन को आम चुनाव कहते हैं। तो अब देखिएगा, सी ग्रुप के 7 सदस्यों का निर्वाचन 6 साल के लिए, ये 2028 तक। ये देखिए, उसके बाद फिर द्विवार्षिक चुनाव 2023 में चुनाव होगा, इसके बाद 2025 में चुनाव होंगे, 23-25। तो ये जो 25 में देखिए, एक ग्रुप के 6 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल हुआ, 23-24। इसके बाद 25 से अगला कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो देखिए, फिर एक जो 6 सदस्य हैं, इनको अब 6 साल के लिए चुना जाएगा, 2025 से 2030, 25 26 27 28 29 30। इसके बाद बी ग्रुप देखिए, यहां पर 2026 तक है, 4 साल। इनका कार्यकाल 26 में समाप्त हुआ। फिर देखिए, अगला ग्रुप फिर चुनाव होकर के निर्वाचित होकर के 2027 से काम शुरू कर देगा, 2027 से 2032 6 साल। सी ग्रुप का कार्यकाल देखिए 28 तक है, मतलब कि इन 7 सदस्यों का कार्यकाल 28 तक है। फिर अगला चुनाव होगा 2029 में, 2029 से 34 6 साल। फिर 2 साल, 2029 के बाद 2031। फिर ये एक ग्रुप फिर सामने आ गया। तो एबीसी ये निरंतर चलते रहता है, और इस प्रकार से राज्यसभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य का सीट खाली हो गया, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, उसने त्याग पत्र दे दिया, या और कोई कारण से उसकी सीट यदि खाली हो गई, तो नया चुनाव होंगे या नहीं, और यदि होंगे तो कितने साल के लिए होंगे? नया चुनाव होगा, उसको उपचुनाव कहेंगे। जैसे लोकसभा में कोई सीट खाली हो गई, तो 6 माह के अंदर चुनाव आयोग उस सीट को भरने के लिए चुनाव करवाता है, और उसका कार्यकाल लोकसभा की शेष अवधि के लिए होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा का एक सदस्य है, लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल है। मान लीजिए कोई सदस्य 3 साल तक काम किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, सीट खाली हो गई किसी भी कारण से, 2 साल बचा। इन 2 वर्ष के लिए शेष अवधि बची, लोकसभा की 2 साल की अवधि बची, तो चुनाव आयोग जो चुनाव करवाएगा उस सीट को भरने के लिए, उस सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष ही होगा, मतलब लोकसभा की अवधि तक होगा। जहां तक राज्यसभा का प्रश्न है, राज्यसभा में यदि कोई सीट खाली हो गई, 6 साल के चुना गया था कोई सदस्य, उसकी सीट खाली हो गई, 2 साल उसने काम किया, उसका कार्यकाल 4 साल बचा, तो जो नया सदस्य उस सीट को भरने के लिए चुना जाएगा, उसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा, 6 वर्ष नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो जो नया सदस्य चुना जाएगा, उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना कार्यकाल पूर्व सदस्य का बचा हुआ था। शेष अवधि के लिए उसका निर्वाचन होगा, क्योंकि यदि 6-6 साल के करें तो पूरा निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होंगे। इसलिए तय किया गया कि जो भी नया सदस्य चुना जाएगा उपचुनाव में, उसका कार्यकाल पूर्व सदस्य के, रिक्त सदस्य के शेष अवधि तक ही बना रहेगा। यही स्थिति
12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनके लिए भी है। आप जानते होंगे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। कला, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मान लीजिए मनोनीत सदस्य का कोई सीट रिक्त हो गया, तो जो मनोनयन होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, 6 साल के लिए नहीं होगा। तो जहां तक अवधि का प्रश्न है, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों के लिए समान नियम बनाया गया है। अब इसके आगे देखिए, अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 245 है। इस 245 में 233 निर्वाचित होते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, तथा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। इस प्रकार से 245 की संख्या पूरी होती है। प्रस्तावक, जहां तक राज्यसभा के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव करना है चुनाव के लिए, जिसे नामांकन फॉर्म भरना कहते हैं, तो उसके किसी कैंडिडेट को का नाम प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 10% सदस्य या कम से कम 10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। जैसे पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो एक सांसद प्रस्तावित कर देता था, दूसरा समर्थन दे देता था और नामांकन फॉर्म दाखिल हो जाते थे। लेकिन भारत तो भारत है, भारत के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, तो कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव में खड़े हो जाते थे। कुछ नहीं, पक्का जानते हैं कि एक भी उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, नाम होगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति अपना नामांकन दाखिल कर पाएगा जिसको कम से कम 50 सांसद या 50 मतदाता, कौन सा मतदाता, आम मतदाता नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कम से कम 50 मतदाता नाम का प्रस्ताव करें और 50 मतदाता उसके नाम का समर्थन करें। मतलब कि 100 मतदाताओं को पहले आप पटाइए, उसके बाद आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और ऐसे में जितने भी अगंभीर किस्म के उम्मीदवार होते थे वो सब पूरा अलग हो गए। इसी प्रकार से किसी दूसरे के नाम का भी प्रस्ताव कर सकता है, मतलब किसी दूसरे कैंडिडेट के नामांकन पत्र में भी प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे अवधारणा यह है, क्योंकि राज्यसभा के एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का इस पर निर्णय। तो ये प्रस्ताव तक की बात हुई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें न केवल मतदान अपितु मतगणना भी बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसको सब कोई समझ नहीं पाए हैं अभी तक। कैसे जटिल प्रक्रिया है, आगे आपको भी पता चलेगा कि कितनी जटिलता इसमें इसके काउंटिंग में देखने को मिलती है। मान लीजिए राज्यसभा के लिए किसी राज्य से एक सदस्य का निर्वाचन होना है, तो जितना मत कैंडिडेट को मिले उस मत के आधार पर मतगणना होगी। आप सोच रहे होंगे कि मतगणना मतलब मतों की गणना नहीं, एक सदस्य का निर्वाचन होता है तो मत पत्रों के आधार पर मतगणना होगी। लेकिन एक से अधिक सदस्यों का यदि निर्वाचन होना है तो उस मतपत्र, जितने मतपत्र मिले मतों की संख्या में 100 गुणा करके मतों का मूल्य निकाला जाएगा और उन मतों के मूल्यों की गणना होगी। एक सदस्य का निर्वाचन हुआ मतपत्र के आधार पर, एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना है तो उसमें 100 गुणा करके मतों के मूल्य के आधार पर मतगणना की जाती है। यह एक उल्लेखनीय बात है।
अब इसमें देखिए, भारत में जैसे इसके पहले चर्चा हो चुकी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, ये 4 प्रमुख अधिकारी और संस्थाएं हैं जिनका निर्वाचन इस जटिल पद्धति से किया जाता है। तो उसमें पहले न्यूनतम कोटा निकालते हैं। न्यूनतम कोटा, मान लीजिए एक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 306 है। मान लीजिए एक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 306 है। मतों की गणना हुई। मतों की गणना में 5 मत अवैध पाए गए। इसमें मतदान कैसे होता है यह आपको पता होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे मतदान होता है उसी प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक मतपत्र दिया जाता है मतदाता को। उस मतपत्र में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, आजकल इन चुनावों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक मतदाता जाकर उस बूथ में जाकर के अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने का बटन दबा करके अपना वोट देता है। लेकिन इन चारों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का जब निर्वाचन होता है तो वह सामान्य मतपत्र के द्वारा होता है। उस मतपत्र में एक तरफ लिखा होगा कैंडिडेट का नाम ABCDE और दूसरी तरफ जगह खाली होगा। वहां पर उस रिक्त स्थान में जब एक मतदाता अपना वोट देगा तो वह टिक करके नहीं देगा, अपितु उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने खाली जगह पर नंबर लिख करके वोट देगा। नंबर लिख कर, नंबर कैसे लिखेगा? एकल संक्रमणी मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता सभी उम्मीदवारों को वोट देता है। सामान्य निर्वाचन में हम अपने पसंद के एक उम्मीदवार को ही वोट देकर के आ जाते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता। इन चुनाव में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक अभ्यर्थी को वोट देता है। मान लीजिए 6 सीटों का निर्वाचन करना है और 18 लोग खड़े हो गए, तो प्रत्येक मतदाता इन पूरे के पूरे 18 उम्मीदवारों को वोट देगा। लेकिन कैसे वोट देगा? उनके नाम के सामने नंबर लिख करके देगा। कैसे नंबर लिख कर देगा? मान लीजिए एक मतदाता वोट देने गया और उसकी पसंद का उम्मीदवार है C, तो उसके नाम के आगे 1 लिखेगा। तो यह व्यवस्था कहती है, मान लीजिए आपने C को 1 नंबर का वोट दिया, मतलब C आपकी पसंद का उम्मीदवार है, उसको आपने 1 नंबर का वोट दे दिया। ठीक, अब आप अपना विकल्प बताइए। यदि C निर्वाचित नहीं हो पाया तो आप अपना दूसरा विकल्प बताइए। तो वह मतदाता D को अपना दूसरे नंबर का वोट देगा। फिर आपसे पूछा गया कि आपका मान लीजिए दूसरे नंबर का भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया तो तीसरा विकल्प बताइए। भाई आपके 18 उम्मीदवार हैं, 18 उम्मीदवारों में जितने भी इनको आप क्रम से वोट दीजिए अपने पसंद के क्रम से, तो वह अपनी पसंद के क्रम से सबको वोट देता है। एक दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कोई मतदाता वोट देने गया और 2 लोगों को समान नंबर दे दिया, 2 लोगों को 1-1 नंबर दे दिया, 2-2 नंबर दे दिया, 4-4 नंबर दे नहीं, तो उसका वह मतपत्र अवैध घोषित हो जाता है। क्योंकि यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की पसंद एक बार में एक ही हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी चीज, मान लीजिए मैं वोट देने गया
मुझको 5 वोट देने का अधिकार है, क्योंकि 5 लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो मैं अपना 1 वोट दे करके आ गया, बाकी 4 जगह मैंने खाली छोड़ दिया। तो इससे एकल संक्रमणी मत पद्धति का उद्देश्य पूरा नहीं होता और मतदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वो जितने भी लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं सबको पसंद से वोट देवे, क्रम से, इसको कहते हैं वरीयता के आधार पर वोट, वह अपनी वरीयता के आधार पर वोट देवे, तब ही इस एकल संक्रमणी मत पद्धति का उपयोग सार्थक हो सकता है। तो वह अपनी पसंद के आधार पर अपना वोट देता है। अब यहां पर मान लीजिएगा इतने लोग खड़े हैं, सबको नंबर दे दिया, इसके आधार पर वोटों की गणना होगी। तो अभी मैं उदाहरण दे रहा था, एक राज्य है, एक राज्य की विधानसभा है, उसके सदस्यों की संख्या 306 है। इन 306 में से इन 306 मतदाता हुए। वह राज्य अपने इस द्विवार्षिक चुनाव में 6 सदस्यों का निर्वाचन करने वाला है, मतलब कि उस राज्य विधानसभा से 6 लोगों का निर्वाचन होगा। ये 6 लोग विधानसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और बाहरी लोग भी हो सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक जो निर्धारित योग्यता से युक्त हो वह व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। तो 6 लोगों का निर्वाचन राज्य विधानसभा करेगी। अब जब पहले मतों की गणना एक बार होती है, मान लीजिए 306 में 5 ऐसे मतपत्र निकले जिसमें वरीयता समान पाई गई, मतलब कि 2 लोगों को एक ही नंबर दे देना, या 1 नंबर 2 लोगों को दे देना, 3 नंबर लोगों को दे देना, या ऐसा और भी कुछ गड़बड़ करना, जो कलम उनको वोट देने के लिए दिया जाता है उससे भिन्न पेन से मार्किंग करना, ये भी अवैध मतपत्र का एक कारण हो सकता है। तो अन्य किसी भी कारण से 5 मतपत्रों को अवैध घोषित किया गया। बचे कितने? 301। 306 मतदाता, 5 अवैध हुए, 301। अब न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र है कुल वैध मतों का मूल्य धन 1, उसको भाग देंगे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या धन 1 से। जैसे 301 वैध मतदाता हुए तो 301 गुणित 100 बराबर 30,101, ये वैध मतों का मूल्य हुआ। उसको 100 से गुणा कर रहे हैं। यदि मान लीजिए एक ही सदस्य का निर्वाचन करना होता तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन करना है, 6 सदस्यों का निर्वाचन करना है, तो उसको गुणित 6 करेंगे। तो 301 गुणित 100 बराबर 30,101। उसको भाग देंगे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित कितने लोगों को करना है? 6 लोगों को। 6 धन 1 बराबर 7। तो 30,101 को 7 से भाग देने पर आएगा 4,300। 4,300। अब जब इसको थोड़ा सा गणित की दृष्टि से देखिएगा, 30,000 बटे 7 करते हैं तो वो 4,300 पूरा आएगा, और धन 1 यदि बाद में करते हैं तो 4,301 आएगा। लेकिन यहां पर सीधे 30,101 को 7 से भाग देते हैं तो 4,300.1 आएगा। तो भागफल के बाद जो संख्या बच जाती है उसको इग्नोर किया जाता है। शुद्ध रूप सॉलिड कितने में भाग गया। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, गणपूर्ति 10%, तो 54.3 ऐसा नहीं होगा, 54 होगा। मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 547 है, तो 547 होने पर भी लोकसभा की गणपूर्ति 54 होगी, 55 नहीं हो जाएगी। कि 0.5 के बाद 0.5 से यदि अधिक हुआ तो उसको अगली संख्या ले लेते हैं। ये नगद पैसा वगैरह के मामले में होता है, नए पैसे के मामले होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। लोकसभा के सदस्य संख्या 547-48 होने पर भी गणपूर्ति वही 54 होगी।
इसी प्रकार से यहां पर पहले जोड़ दिया जाता है 30,101, उसको 7 से भाग दिया, 4,300, जो बचा उसको छोड़ दिया। मतलब यह हुआ कि इन 6 प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो होगा उनमें से प्रत्येक को तब निर्वाचित घोषित किया जाएगा जब उसे 4,300 मतों का मूल्य प्राप्त होगा। 4,300 मूल्य। अब देखिएगा उस चुनाव में 6 लोगों का निर्वाचन किया जाना है और 9 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। 9 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, 6 लोगों का चुनाव होना है। 301 मतदाता हुए और 30,101 मतों का मूल्य हुआ। 9 में से 6 लोगों का निर्वाचन होना है, न्यूनतम कोटा है 4,300। अब जरा देखें इसकी मतगणना कैसे होगी। अब हम आगे बढ़ें। विशेष करके अभी तक हमने जो अध्ययन किया, जो चर्चा की, उसके अंतर्गत हमने यह पाया कि कुल मिलाकर के 306 मतदाता हैं। 306 में से 5 मतपत्र ऐसे निकले जिनमें अंकों मतलब कि वरीयता कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए 5 मतपत्रों को अलग कर दिया गया। तो 306 में 5 घटाया, 301 बचा। तो वैध मतपत्रों की संख्या हुई 301। चूंकि 1 से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है, इसलिए इन मतों को 100 से गुणा किया जाएगा। 301 गुणित 100 बराबर 30,100। अब कोटा निकाला जाएगा। कोटा का नियम है, सूत्र है, वैध मतपत्रों का मूल्य धन 1 बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या धन 1। वैध मतपत्रों का मूल्य हुआ 30,100, उसमें 1 जोड़ा हुआ 30,101। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि की संख्या है 6 लोगों का निर्वाचन होना है, धन 1 बराबर 7। 30,101 में 7 को भाग दिया, आया 4,300। 1 बचा, 1 को इग्नोर कर दिया। तो इस प्रकार से न्यूनतम कोटा हुआ 4,300। इसका मतलब यह हुआ कि कोई उम्मीदवार तब विजयी अथवा निर्वाचित घोषित होगा जब उसे 4,300 मतों का मूल्य मिलेगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत जब मतदाता मतदान करने जाता है तो वह प्रत्येक उम्मीदवार को वोट देता है, लेकिन यह जो वोट देता है वह वरीयता के आधार पर देता है, मतलब अपनी पसंद के क्रम में वोट देता है। मान लीजिए किसी का पसंदीदा उम्मीदवार सी है, तो सी के सामने 1 लिखेगा। फिर उससे पूछा जाता है, मतलब कि ये अंदरूनी बात है, उससे पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए आपकी पसंद का उम्मीदवार विजय नहीं हुआ तो अपना दूसरा विकल्प दीजिए, तो वह ए को 2 नंबर देता है। फिर उससे पूछा जाता है कि यदि ये भी निर्वाचित नहीं हुआ तब एक तीसरा दीजिए, मतलब कि क्रम से सभी उम्मीदवारों को वह वोट देता है। यदि मान लीजिए किसी 2 उम्मीदवारों को समान नंबर दे दिया तो उसका वह मतपत्र अवैध घोषित हो जाता है। तो अभी तक का ये पूरा विवरण है। अब देखें मतगणना। मतगणना की इस पूरी प्रक्रिया को मैंने 10 भागों में विभक्त किया है, एक एक करके इस स्तर पर आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मतगणना होगी प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर। देखें इन 9 उम्मीदवारों को, जिनका नाम है A, B, C, D, E, F, G, H, I, इन 9 उम्मीदवारों को इन 301 मतदाताओं ने कितना कितना वोट दिया, फिर उसका मूल्य 100 है तो 100 में उसको गुणा करेंगे तो मतों का मूल्य निकल जाएगा। तो देखें प्रथम वरीयता के मतों की गणना। इसमें देखिए
ए को मिला 55 वोट, मतलब उसका मूल्य हुआ 5500। बी को मिला 40, बराबर हुआ 4000। सी को मिला 30 वोट, उसका मूल्य हुआ 3000। डी को 16 मत मिले, हुआ 1600। ई को मिले 15 वोट, 1500 मूल्य हुआ। एफ को मिले 35 वोट, 3500 मूल्य हुआ। जी को मिले 41 वोट, 4100 हुआ। एच को मिले 30 वोट, 3000 हुआ। आई को मिला 39 वोट, 3900 हुआ। इन सब को योग करिए 301 आता है। इसी प्रकार से इन सब को योग करिए 30100 आता है। तो जब प्रथम वरीयता के मतों की गणना हुई तो हमने यह पाया कि केवल एक उम्मीदवार ए को 4300 जो न्यूनतम कोटा है उससे अधिक मिला है। इस प्रकार से ए निर्वाचित घोषित हो जाएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखिएगा, क्योंकि निर्वाचन कोटा 4300 है, लेकिन उसको मिले हैं 5500। ये 2 नंबर पर आप आइए, दूसरे स्तर पर आइए। क्योंकि उसको 1200 वोट, 1200 मूल्य अधिक मिले हैं। 5500 में 4300 घटाया, बराबर आया 1200, 1200। क्योंकि उस ए उम्मीदवार को निर्धारित कोटा से 1200 मूल्य अधिक मिले हैं, इसलिए इन 1200 मूल्यों का वितरण अन्य अभ्यर्थियों को किया जाएगा। अब ए के 55 मतों को निकालेंगे, मत पत्रों को निकालेंगे। निकाल करके उसमें जब चेक किया उसको, तो यह पाया कि 31 मतपत्रों में से 55 मतपत्रों में से 31 मतपत्रों में द्वितीय वरीयता का अंकन नहीं है। मतदाताओं ने जो ए को वोट दिया, उनमें से 31 मतदाताओं ने दूसरे नंबर का वोट, 2 नंबर का वोट नहीं दिया किसी को। तो इस प्रकार से 31 मतपत्र अलग कर दिए गए। 55 में 21 को घटाया, 24 बचा। इन 24 मतपत्रों का वितरण अन्य अभ्यर्थियों को किया जाएगा, लेकिन इनका मूल्य कितना होगा? 1200 होगा। ये 1200, क्योंकि 1200 उसको ज्यादा मूल्य मिले हैं, 1200 मूल्य उसको ज्यादा मिले हैं, इसलिए इन 24 मतपत्रों का मूल्य 1200 होगा। 1200 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर मतगणना की कार्रवाई वहीं पर बंद हो जाएगी। मतलब 1200 मूल्य तक ही उसका वितरण किया जाएगा और इनकी कुल संख्या 24 होनी चाहिए। तो अब देखिए, क्योंकि 1200 मतों का मूल्य अधिशेष मूल्य है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक है, तो इन 1200 मूल्यों का नया मूल्य निकाला जाएगा। उसको 1200 मूल्य मिले, ज्यादा मिले, क्योंकि अधिशेष मत हैं, इसलिए इनका मूल्य नया निकाल करके फिर अभ्यर्थियों को, अन्य अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। तो फिर नया सूत्र देखिएगा, नया सूत्र, नया मूल्य निकालने का सूत्र है अधिशेष मूल्य कितने हैं, अधिशेष मूल्य को वैध मतपत्रों से विभाजित किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। वैध मतपत्र कितने हैं? हमारे पास वैध अधिशेष मूल्य है 1200 और वैध मतपत्र हैं 24। 55 में 21 को घटाया, 24 बचा। तो 24 को 1200 से भाग देंगे, आया 50। मतलब अब नया मूल्य हो जाएगा 50। पहली बार प्रथम वरीयता के मतों की गणना जब हुई थी तो मतों का मूल्य 100 था। अब अधिशेष मूल्यों का वितरण 50 मूल्य के आधार पर होगा। तो देखिए, 24 मत हैं, 50 मतों का मूल्य है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1200 मतों का मूल्य बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अब इन मतों का, इन 24 मतों का 1200 मूल्यों के आधार पर वितरण होगा। अब नंबर 3 पर चलिए। ये रहा 3। इसमें ए तो निर्वाचित हो गया, तो जब निर्वाचित कोई अभ्यर्थी हो जाता है तो उसको मतगणना से अलग कर देते हैं। बचे कितने? 8 कैंडिडेट, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। इन 1200 मूल्यों का, जो कि कुल मिलाकर 24 मत है, उसका वितरण करते। उसका वितरण करने का मतलब यह है कि इन 24 मतदाताओं ने
अपने दूसरे नंबर का वोट इन उम्मीदवारों में से कितने को दिया? 24 मतदाताओं ने, 31 तो छोड़ दिए थे, गैप पूरा खाली करके छोड़ के आ गए थे। 24 ने दिया, तो इन 24 ने अपने दूसरे नंबर का वोट किसको दिया? इसको देखते हैं कितने कितने को मिला, कितना कितना मिला। इनमें से बी को मिला 3 वोट, 3 मत। इसकी कीमत कितनी है? 50 के मूल्य से 1000, 50 गुणे 3 बराबर 150। सी को मिला 2 वोट, 50 बराबर 100। डी को मिला 1 वोट, 50। ई को मिला 1 वोट, 50। एफ को मिला 2 वोट, 50। जी को मिला 1 वोट, 50। एच को मिला 6 वोट, 50 के हिसाब से इसका 300 हुआ। और आई को मिला 8 वोट बराबर 400 वोट, 400 मतों का मूल्य हुआ। तो इन सब को जोड़िए, 3 2 5 6 7 2 9 10 6 16 8 24 हुआ। और इन सब को जोड़िए, ये आ गया 1200, 1200। अब दोनों का योग करेंगे। कौन से दोनों का? प्रथम वरीयता में प्राप्त मत और अधिशेष मूल्यों का मत, इन सबको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? ये देखिए, बी को मिले थे 4000, ये अभी मिले 150, 50 गुणे 3 बराबर 150, 150 और 4000 बराबर 4150। सी को मूल मिले थे 3000, ये देखिए 3000, और ये भी 2 वोट मिले, 100 मूल्य हुआ 3100। डी को मिला 1 वोट, इसकी कीमत 50, पहले मिला था 1600, इस प्रकार से 1650। ई को मिला 1 वोट, 50 मूल्य, 1500 पहले मिले, 1550। फिर एफ को मिला 2 वोट, 100 मूल्य हुआ, 100 में 3500 जोड़ा, 3600 हुआ। फिर जी को मिला 1 वोट, 50 मूल्य, पहले मिला था उसको 4100, 4100, 4100 में जोड़ा, 4150 आया। इसके बाद एच को मिला 6 वोट, 50 के मूल्य में 300 हुआ, पहले मिला था 3000, 3300। फिर आई को मिला 8 वोट, 50 के हिसाब से 400, इसको 3900 पहले मिले थे, ये 3900, इस प्रकार से उसको 4300 वोट मिले। 4300 चूंकि कोटा है, और इस प्रकार से आई को 4300 मत मूल्य मिल जाने के कारण आई निर्वाचित घोषित हो गया। अब उसको अलग कर दिया। 6 लोगों का निर्वाचन होना है, 2 लोगों का निर्वाचन हो गया क्योंकि उनको निर्वाचन कोटा मिल गया, ए और आई। तो अब जो भी गणना होगी उसमें ए और आई को सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि वे निर्वाचित हो चुके हैं। अब अगले स्टेप पर आइए, 4 नंबर पर। ए निर्वाचित हो गया, उसको जो अधिशेष मत मिले थे उनका वितरण अन्य उम्मीदवारों को कर दिया गया, उसमें से एक अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया। अब आगे क्या करें? अब उस उम्मीदवार के मतों को निकाला जाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। उस उम्मीदवार का नाम सूची से निष्कासित कर दिया जाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, यह सोच करके चूंकि उसको सबसे कम वोट मिले हैं इसलिए वह उम्मीदवार अब विजयी नहीं हो सकता, लेकिन उसको जो वोट मिले हैं उसका उपयोग होना चाहिए। तो इसलिए ई का सबसे कम वोट है 1550। इन 1550 मूल्यों में, या जिसके मतों की कुल संख्या है, इधर आ गया 15, इधर एक 16, मूलतः 15 वोट मिले थे प्रथम वरीयता में पहले लिस्ट में, और अभी उसको एक वोट मिला तो 16 मत हुआ। 1600 मूल्यों की कीमत कितनी हुई? 1550। प्रथम वरीयता में पहली सूची में उसको 15 वोट मिले थे, इसकी कीमत 100 है, 1500 हुआ। और अधिशेष मूल्यों का जब वितरण हुआ तो उसमें 1 वोट फिर मिला, उसकी कीमत 50, तो 16 वोट हुए, 1550 मतों का मूल्य हुआ। तो इन 16 वोटों का 1550 के हिसाब से अन्य अभ्यर्थियों को उसके मतों और मूल्यों का वितरण किया जाएगा। कुल मिलाकर 16 वोट, 1550 मतों का मूल्य। इस प्रकार से ये 15 वोट उसको 100 के हिसाब से मिले 1500, और 1 वोट मिला 50 मूल्य का,
इस प्रकार से 16 वोट हुए और 1550 मतों का मूल्य हुआ। अब देखें 5 नंबर पर। 4 नंबर में हमने ये ई का विवरण किया, अब 5 नंबर चले। 5 नंबर में देखिए, अब इस गेम में कितने बचे खिलाड़ी? बी, सी, डी, एफ, जी, एच। ए निर्वाचित, आई निर्वाचित, ई निष्कासित। 3 कैंडिडेट अलग हो गए, बचे 6। ये देखिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच। तो हमारे पास 16 मत हैं, 1550 मूल्य है। तो बी को मिला 1 वोट 100 का, ये 15 है, 15 वोट है 100 मूल्य के। तो बी को मिला 1 मत 100 मूल्य का और 1 मत मिला 50 मूल्य का। इस प्रकार से उसको 2 वोट मिले। ये 100 और धन 50 बराबर 150 हुआ और उसको मूल रूप में कितना मिला था? 4150। ये 4150 उसको पहले मिला था 4000, फिर उसको बाद में मिला 150, 4150 हुआ और यहां पर फिर से 150 मिल गया। इस प्रकार से 4300 उसको मूल्य मिल गया। बी निर्वाचित घोषित हो जाएगा। 4300 कोटा है, 4300 मिल गया, वह निर्वाचित घोषित हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़े, सी को 8 वोट मिले। ई के मतों का वितरण हो रहा है, इसके कुल मिलाकर 16 वोट है, 15 100 मूल्य के, 1 50 मूल्य के। इस प्रकार से सी को मिला 8 वोट, 800 हुआ। उसको पहले मिला था ये 3100, सी 3100 और 800 बराबर 3900। इसके बाद डी को 4 वोट मिला 100 के, 100 मूल्य के, 400 हुआ। पहले मिला था 16 1650, 1650 400 बराबर 2050। इसके बाद एफ को मिला 2 वोट 200, 100 मूल्य के 200 हुआ। 200 उसके बाद 3600 ये मिला, 3600 3600 और 200 को जोड़ा 3800 हुआ। इसके बाद जी और एच को, ई के इन 16 वोटों में 1550 वोटों में न तो कोई मत मिला न कोई मूल्य मिला। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बी निर्वाचित हुआ और सी डी एफ जी एच ये 5 उम्मीदवार बचे। ये मतलब कि ए, बी और आई निर्वाचित हो गए, ई को निष्कासित किया गया। अब आगे उसको फिर देखेंगे, जिसका सबसे कम वोट है उसको निष्कासित करके उसको प्राप्त मत अन्य उम्मीदवारों में वितरित होगा। देखें 6 नंबर पर आइए। डी को सबसे कम मत मिले हैं, अतः डी निष्कासित हो जाएगा और डी को प्राप्त मत तथा मूल्यों का वितरण अन्य अभ्यर्थियों को किया जाएगा। तो यहां पर देखिए उसको 16 वोट 100 मूल्य के मिले हैं। ये 16 वोट प्रथम वरीयता में डी 16 वोट हुए। इसके बाद 1 वोट मिला 50, ये डी को 1 वोट मिला 50। फिर 4 वोट मिले 100 मूल्य के, ये 4 वोट 100 मूल्य के। इस प्रकार से उसको प्राप्त मतों की संख्या हो गई 16 1 17 4 21 और इसके मतों का मूल्य हुआ 2050। ये 2050 ठीक 2050 मतों का मूल्य होगा और उसको प्राप्त मत हैं 21। इन 21 मतों का 1650 मूल्यों के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। मतलब इन 21 मत पत्रों में जिन्होंने तृतीय वरीयता का अंकन किया है, ऐसे 2150 मतों का वितरण अन्य अभ्यर्थियों को किया जाएगा। अब चलें 7 नंबर पर। हम 6 स्टेज से आ गए थे, 7वां स्टेज पर आइए। 7वें स्टेज में कितने कैंडिडेट हैं? सी एफ जी एच। देखिए ए निर्वाचित हुआ, बी निर्वाचित हुआ, डी को निष्कासित किया गया, ई को निष्कासित किया गया, एफ जी एच फील्ड में है और आई निर्वाचित हुआ। तो ए बी आई ये 3 निर्वाचित हो गए हैं। ई और डी निष्कासित हुए हैं। इनका डी का मतों का मूल्य है 21 मत है 21 और 2050 मूल्य है। अब देखिए डी के मतों का वितरण इन 4 उम्मीदवारों के बीच किया गया। इन 21 मतों में 4
मतदाताओं ने सी को वोट दिया। इस प्रकार से 4 का 100 के हिसाब से 400 मिला। पहले मिले तो उसको 3,900, ये देखिए 3,900 धन 400 बराबर 4,300। इसको भी कोटा मिल गया, ये भी निर्वाचित हो जाएगा। और आगे बढ़ें, एफ को मिले 3 वोट 100 के मूल्य में, इस प्रकार से 300 हुआ। और 1 वोट 50 मूल्य का मिला, यह है 50 बराबर 350 हुआ। ये देखिए 1 50 का है और 16 100 के हैं, फिर 4 100 के हैं, तो 3 का 300 हुआ, 1 का 50, 350। इसको पहले मिले थे 3,800, ये 3,800 350 को जोड़ा 4,150 आया। इसके बाद जी को मिला 7 वोट 100 के मूल्य का 700 हुआ। उसको पहले मिला था 4,150 और 700 को जोड़ा 4,850 आया। इसके बाद एफ को मिला 6 वोट, ये 600 हुआ। और पहले उसको मिला था 3300 का 3,900 हुआ। यहां पर 2 उम्मीदवार विजयी हुए। एक सी हुआ जो कि 4,300 वोट मिले, उसको निकाल दिया, अलग कर दिया, निर्वाचित घोषित कर दिया गया। और जी को 4,850 वोट मिले। अब यहां पर फिर से ट्विस्ट आया, 4,300 कोटा है, इसको मिले 4,850। इस प्रकार से उसको 550 अधिक मूल्य मिले, 550। इन 550 मूल्यों का नया मूल्य निकाला जाएगा, उसको और पे देखिएगा। हम आते हैं अब 8 नंबर पर। यहां पर ये टोटल देख लीजिएगा, 21 और 2,050 होना चाहिए। 4 3 7 7 14 6 20, 100 का हुआ ये 20, 16 4 20 हुआ। और 1 वोट 50 का ये हुआ 1 वोट 50, इस प्रकार से 21 वोट हुई। इसी प्रकार से 400 300 50 700 और 600 इन सबको जोड़ेंगे तो 2,050 भी आएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर है। एक बात मैं यहां पर कहना जरूर चाहूंगा, चूंकि इस उदाहरण में केवल सम संख्याओं को लिया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि यहां पर कम से कम हमको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर लाने की आवश्यकता न पड़े। शून्य शून्य में यदि हम हिसाब किताब करें तो समझने में आसानी होगी। तो यह समझने में आसानी होगी, इस उद्देश्य से यहां पर सम संख्याओं को ही लिया गया है, शून्य शून्य को ज्यादा लिया गया है, या ऐसी संख्याओं को लिया गया है जिससे हिसाब किताब करने में, गुणा भाग करने में ज्यादा असुविधा न हो। यही एकमात्र उद्देश्य है इसका, कि समझ में बात आ जाए। अब देखिए, उसको जी को 4,850 मूल्य मिले, कोटा 4,300 है, इस प्रकार से 550 उसको अधिशेष मूल्य मिले। इन अधिशेष मूल्यों में देखिए उसको कितने मत हैं, कुल मिलाकर 49 मत हैं और उसके मूल्यों की संख्या है 4,850। ये कैसे कैसे मिले? प्रथम वरीयता के 41, ये देखिए जी 41 वोट मिले, इनकी कीमत हो गई 4,100। इसके बाद एक के द्वितीय वरीयता का 1 वोट मिला, जी के, ये देखिए जी का 1 वोट 50 वरीयता का, ये 1 हुआ 50। इसके बाद ई के मतों का जब वितरण हुआ तो उसको कोई वोट नहीं मिले, ये देखिए यहां पर बिल्कुल नहीं मिला। और फिर डी के द्वितीय वरीयता, ये देखिए डी के द्वितीय वरीयता के अंतर्गत उसको 7 वोट मिले, ये हुआ 700। तो इस प्रकार से 41 से 42 7 49 मत ये हुए और इन 49 मतों का मूल्य इस हिसाब से 4,850 हुआ। 4,800 में 43 को घटाया, 4300 को आया 550। इन 550 का अब अलग से नया मूल्य निकाला जाएगा। उसके लिए फिर हम सूत्र बनाएंगे। सूत्र क्या होगा? अधिशेष मूल्य बटे वैध मत पत्र। इन 49 मतों को फिर से चेक किया गया। यह पाया गया कि 49 मत पत्रों में अगली वरीयता का अंकन 19 में नहीं है। इन 49 मत पत्रों में से 19 मत पत्र ऐसे मिले जिसमें अगली वरीयता का अंकन नहीं है। इस प्रकार से 19 को हटा दिया, 49 में से 19 हटाया,
30 बचा। वैध मतपत्र हैं, वैध मतपत्रों का मूल्य है 4850, अधिशेष मूल्य है 550, उसको मिले 4850, कोटा है 4300, अधिशेष हुआ 550। इन 550 में 30 को भाग देंगे, 30 से 550 को भाग देंगे और इस प्रकार से आया 540, 18 या 54, मतलब कि 30 भाग गया और 18 मूल्य प्राप्त हुए। ये हुआ 540। 10 संख्या जो बची 550 में यदि 30 को यदि भाग देंगे तो 30 18 बार जाएगा और 10 शेष बचेगा। 10 शेष को उपेक्षित कर देंगे, 10 मूल्य को उपेक्षित कर देंगे और पूरा हिसाब अब 18 मूल्य और 18 मत और 540 मूल्य के आधार पर अब वितरण होगा। 550 में 30 से 550 को भाग दिया, आया 18, शेष बचा 10 को अलग कर देंगे, उपेक्षित कर देंगे। अब पूरा हिसाब होगा 18 मत 540 मूल्य। इन 540 मूल्यों का वितरण 18 मतों के आधार पर 2 कैंडिडेट बचे, इन 2 कैंडिडेट्स के बीच होगा। 18 मत हैं, 540 मूल्य हुए, 540 कुल मूल्य हुआ। तो एफ को मिला 10 वोट, इसकी कीमत 18 के हिसाब से 180। पहले उसको मिला था 4150। ये देखिए एफ को मिला यहां पर 3600, फिर यहां पर मिला 3800, फिर यहां पर मिला 4150। ये 4150 और ये 180 बराबर 4350, 50 वोट ज्यादा मिल गए। वह व्यक्ति एफ भी निर्वाचित हो गया। इसके बाद एच को मिले 20 वोट 18 मूल्य के, इसकी कीमत हुई 360। 360 में 39 को जोड़ा, ये आया 4260। क्योंकि 6 उम्मीदवारों का निर्वाचन होना है, एफ को मिला देने से 6 उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं, इसलिए अब मतगणना बंद कर दी जाएगी। क्योंकि 6 लोगों का निर्वाचन हो चुका है, 6 लोगों का निर्वाचन हो गया। 2 डी और ई को निष्कासित किया गया और जी और एच जो है पराजित हुआ, क्योंकि उसको निर्वाचन कोटा पूरा नहीं मिला। यदि मान लीजिए 2 लोगों का निर्वाचन करना है, दोनों के वोट बिल्कुल बराबर हैं, हर दृष्टि से 2 लोगों के वोट यदि बराबर हैं, 2 अभ्यर्थियों को प्राप्त मत बिल्कुल बराबर हैं, इसमें कोई भी कम अधिक इधर उधर नहीं है, तब निर्वाचन अधिकारी लॉट निकाल करके निर्णय करता है। और यदि मान लीजिए इस एच को 4300 मिलना है, 4340 भी मिल जाती है, तो भी जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता। यह है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की उदाहरण सहित प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया। पूरे भारत के संविधान में यही एकमात्र ऐसा चैप्टर था जिसे मैं समझ नहीं पाया था। पूरे संविधान में, मैं अपनी बात बताऊं, पूरे संविधान में मुझे 2 सिद्धांतों को समझने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ी। एक सिद्धांत था सर्वोच्च न्यायालय का ड्यू प्रोसीड्योर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरा सिद्धांत था जिसे मुझे समझना था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब एकल संक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रोसीड्योर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ गया, समझा दिया, वीडियो इसका भी बनकर तैयार करके वीडियो हो चुका है। अब राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में जब कभी मैं सोचता था, अनेक पुस्तकें पढ़ा, लेकिन किसी भी पुस्तक में इस प्रकार के उदाहरण दे करके निर्वाचन पद्धति को समझाया नहीं गया था। आखिरकार अनेक प्रयासों के बाद
मुझे एक स्थान से पूरी जानकारी मिली और उस जानकारी के आधार पर मैंने ये 10 बिंदुओं में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया। हो सकता है अनेक प्रकार के लेकिन किंतु बट परंतु अतः चूंकि इसलिए दरअसल में कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित होंगे। यदि प्रश्न ऐसी कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें मेल एड्रेस भी दिया है और जिनको मेरा फोन नंबर मालूम है फोन से भी वो मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि अनेक यदि कोई शंका हो तो शंका का समाधान किया जा सके। जिनसे मेल मिलेगा, मेल के आधार पर भी आपके शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। ये है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। आपको धन्यवाद।